वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज है हमारी हिस्ट्री की 8th क्लास और आज आपको मैं हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, 200 क्वेश्चन की हमारी बात हुई है। 200 क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री के करवाने हैं। 150 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ और आज हमारे 50 क्वेश्चन के साथ 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, मोस्टली वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आज आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको एंशिएंट के, कुछ मॉडर्न के, कुछ मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हम आज एक्सप्लेनेशन भी मैंने नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे 50 क्वेश्चन एक रैंडमली देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? 4 ऑप्शन है। पहला है, साइमन को भारतीय आंदोलन का बड़ा समर्थक नहीं माना जाता था। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसकी नियुक्ति वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले की गई थी। या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा। तो अगर आपने साइमन कमीशन पढ़ा है और आप हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू, तब आप जानते होंगे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो इसका एक ही कारण है जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे सभी सदस्य अंग्रेज थे। हालांकि जो ये आपका कमीशन गठित किया गया था भारतीय समस्याओं की समाधान के लिए, भारत में प्रशासनिक समस्याओं को देखने के लिए इसका गठन किया गया था, लेकिन इसमें सदस्य सारे अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसका बहिष्कार किया। और जो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, इसमें नारे लगे और ये आया आपके भारत में 1928 में, गठन हुआ इसका 1927 में। और इसी के दौरान लाठीचार्ज में क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन जब आता है ना तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो जाता है। आज हम स्पीड में करेंगे काम। ठीक है, चलिए। एक है इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक का उद्देश्य क्या था? रोजगार में नस्लीय भेदभाव को दूर करना, भारत के जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना। ठीक है, भारत के जिला मजिस्ट्रेट और जो सत्र न्यायाधीश थे उनको यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना, भारतीयों को नस्ली अपमान से बचाना या भारतीय सिविल सेवा में भर्ती की पद्धति में परिवर्तन करना। तो जब भी इल्बर्ट बिल आपके पास आता है तो ये संबंधित होता है भारत के जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाने से संबंधित है। ठीक है, अब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं वाले क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, तो आप सही आंसर तभी दे सकते हैं जब आपने थॉरो स्टडी करी है। हम आपको थॉरो स्टडी करवाना चाहते हैं जैसे हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में करवाना है, लेकिन हम महसूस ये करते हैं कि बच्चे जो है ना वो बजाय थॉरो स्टडी के वो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर रखते हैं। हो सकता है कि वो थॉरो स्टडी बुक से करते हैं और यहाँ पे वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को आजमाना चाहते हैं। तो चलिए आपके हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जो सही कथन नहीं है वो कौन सा है, चूज करते हैं। पहला है, प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया, वायसराय को विशेष शक्तियाँ दी गई, संघीय कार्यकारिणी में वायसराय, पार्षद और मंत्री शामिल होंगे, संघीय विधायिका द्विसदनीय होनी थी। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में सही कथन नहीं है, प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया। तो प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित जो करना था वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, भारत सरकार 1900 यहाँ पर द्वैत शासन स्थापित नहीं किया गया बल्कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक, और संघीय विधायिका यहाँ पे द्विसदनीय बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा कि 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम जिसकी बात हमने पहले क्वेश्चन में करी, एक ऐसी मशीन प्रदान करता है जिसमें मजबूत ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है? किस नेता ने ये बात कही 1935 के अधिनियम के विषय में, जिसमें मजबूत ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1935 के अधिनियम में कहा कि वह एक ऐसी मशीन प्रदान करता है जिसमें मजबूत ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। ठीक है, और इतनी आपको जानकारी होगी कि जो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था, भारत का जो संविधान था आधे से ज़्यादा मतलब
जो भारत के संविधान के प्रावधान हैं वो कहाँ से लिए गए थे, 35 के अधिनियम से ही वो लिए गए थे। जैसे संघीय न्यायालय की बात करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें 35 के अधिनियम से ही भारत के संविधान में ली गई हैं। तो जब हम भारत के संविधान के स्रोत पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमें 1935 का अधिनियम भी मेंशन करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हैदराबाद के निजाम और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और हैदर अली, कर्नाटक के नवाब और अंग्रेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू अगर हिस्ट्री की देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, और ये जब कर्नाटक युद्ध चल रहे थे तो कर्नाटक युद्ध के साथ में ही एक वांडीवास का युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, या किसके लीडरशिप में इसको प्रस्तुत किया गया था? 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो आया था, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड लिनलिथगो, सर जॉर्ज स्टेनली या लॉर्ड विलिंगटन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका लॉर्ड लिनलिथगो, जिसने 1940 का अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लेकिन भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया था, इसको ठुकरा दिया था, इसको स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि भारतीय उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय क्या चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, खुद का संविधान बनाना चाहते थे। लेकिन ये क्या फिर भी डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव में किसका मेंशन किया गया था? डोमिनियन स्टेट का, और जो भारतीयों को क्या था, मंजूर नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी नाइटहुड की जो उपाधि उनको दी गई थी इसको त्यागने के लिए मजबूर किया? किस घटना ने? जलियांवाला बाग घटना, लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, असहयोग आंदोलन के नेताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए, या साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई है उसमें ये लाला लाजपत राय, ये भी साइमन कमीशन रिलेटेड है, ये भी साइमन कमीशन का, ये दोनों तो इसमें आंसर नहीं है। बात होती है इसकी असहयोग आंदोलन से पहले की। तो ये जब घटना होती है आपकी जलियांवाला बाग घटना 1919 की, तो जलियांवाला बाग की घटना जो होती है आपकी अमृतसर में होती है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को क्या है, जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। तो उसी के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा हम बातें करेंगे इन क्वेश्चन के बारे में तो हमें आंसर याद करने में आसानी रहेगी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति शुरू की थी? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। वेलेजली तो सहायक संधि वाले हैं, वारेन हेस्टिंग्स भी नहीं है, ऑकलैंड भी नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति की शुरुआत की थी, और यहाँ पर उन्होंने झांसी को जैसे हड़पा था ना, उस तरह से। निम्नलिखित में से सालबाई की संधि में ब्रिटिश का प्रतिपक्ष कौन था? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का प्रतिपक्ष। तो सालबाई की संधि एक तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की भी किसके साथ, प्रतिपक्ष में कौन था? तो प्रतिपक्ष में चार ऑप्शन आपको दिखते हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी, मराठा, टीपू सुल्तान या हैदराबाद के निज़ाम। अगर आपने जो पहले के युद्ध पढ़े हैं, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आप जानते होंगे कि सालबाई की संधि में ब्रिटिश का प्रतिपक्ष कौन था। तो सालबाई की संधि में आपका ब्रिटिश का प्रतिपक्ष हो जाता है मराठा साम्राज्य। ठीक है, तो सालबाई की संधि होती है आंग्ल मराठा युद्धों के बाद। तो इसका हो जाएगा आंसर में ऑप्शन नंबर बी। यानी आप इतना याद रखिए कि सालबाई संधि कब होती है, जब आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे होते हैं ब्रिटिश और मराठा के। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल डालने की कोशिश की है। सालबाई की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिपक्ष मराठा साम्राज्य था। यह संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को। सन भी याद कर लीजिए, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए कब हुई थी, 17 मई 1782 को। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से डेविड एंडरसन और मराठा साम्राज्य की ओर से महादजी सिंधिया ने हस्ताक्षर किए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हस्ताक्षर किए थे डेविड एंडरसन ने, और मराठा साम्राज्य की ओर से किए थे महादजी सिंधिया ने। ठीक है, चलिए, किस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, तो इसमें किस संधि से कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? सालबाई, बेसिन, एक्सला चैपल या पेरिस? तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, और नहीं जानते तो हम आपको बता दें, जो एक्सला चैपल की संधि है इससे आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा?
एग्ज़ाम में अब तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं ये वाली हिस्ट्री से, ठीक है, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री होती है। तो हरियाणा में स्थित आपका जो हड़प्पा स्थल है वो है आपका राखी गढ़ी, और यहाँ पर अभी भी खुदाई चल रही है, ठीक है। तो हरियाणा में स्थित है आपका राखी गढ़ी, आपका कालीबंगा और लोथल तो गुजरात में है। धौलावीरा आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि धौलावीरा कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति के लोग किस प्रकार के थे? क्या वो नवीन पाषाण युग के थे, क्या वो ताम्र युग के थे, क्या वो लौह युग के थे, या वो ताम्र पाषाण युग के थे, ठीक है। तो किस युग के थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति के लोग? तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो कौन सी संस्कृति के थे? ताम्र पाषाण युग के थे। कैलाश मंदिर किसकी गुफाओं में स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या कार्ले, ठीक है। कैलाश मंदिर, तो आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का बता दें, जो कैलाश मंदिर है वो है आपके एलोरा की गुफाओं में है कैलाश मंदिर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य प्रतीक में जो सत्यमेव जयते शब्द है, यह शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे बोला कि एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने आज आपके लिए पुट अप किए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक, अजातशत्रु, बिंदुसार या बिंबिसार? तो सबसे पहले किस शासक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया था? चार ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलते हैं, अशोक, अजातशत्रु, बिंदुसार या बिंबिसार। तो अशोक जो सबसे पहला शासक था इनमें से, तो इसने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था। और अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था आपके कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। जब वो कलिंग युद्ध में जब उसने बहुत सारी जन धन की हानि कर दी तो उसके बाद उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था और प्रचलित किया था अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म जो है वो बौद्ध धर्म का जो धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, उससे अलग है, ठीक है। धम्म की नीति को अपनाया उसने, कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने हूणों के आक्रमण का सामना किया था? बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय या स्कंद गुप्त, ठीक है। तो हूणों के आक्रमण का सामना जिस गुप्त शासक ने किया था वो थे आपके बुद्धगुप्त ने किया था हूणों के आक्रमण का सामना। मौर्य साम्राज्य का अंत आखिरकार कैसे हुआ? क्या पहला ऑप्शन, अंतिम मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति ने की, मध्य भारत के कण्वों ने अंतिम मौर्य शासक को पदच्युत कर दिया, अंतिम मौर्य शासक उत्तर पश्चिम से आए विदेशी आक्रमणकारी के साथ युद्ध में मारा गया, अंतिम मौर्य शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और सिंहासन पर उसके एक शक्तिशाली मंत्र का दावा था। तो अगर आपने मौर्य डायनेस्टी को ढंग से पढ़ा है तो आप जानते होंगे जो अंतिम मौर्य शासक की हत्या थी उसकी हत्या करी थी उसके सेनापति ने, और अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करी थी उसके सेनापति ने, ठीक है। और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये देखो, यहाँ पे तो डिटेल डाली है हमने। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती थी। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? भारत में वापस से ब्राह्मण जो साम्राज्य जो आपका बौद्ध धर्म प्रचलित हो रहा था वापस के ब्राह्मणों का इसने संरक्षण किया पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एलोरा में प्रसिद्ध 50 क्वेश्चन आज हमने करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे। अभी हम 18th क्वेश्चन पे हैं। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा के शासन में हुआ था। किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में हुआ था? तो पहले तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने, चेलों ने, चोल ने, इस तरह से। तो अभी के क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, पहले ध्यान दीजिए कैलाश मंदिर कहाँ है? आपका एलोरा में है। निर्माण कराया राष्ट्रकूट राजाओं ने। अब किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन है आपका कृष्ण प्रथम,
ठीक है। यहाँ आपका राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत फेमस है। महाबली के रथ चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला किस वंश के राजा द्वारा बनाई गई थी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की भाषा एग्जाम में अब थोड़ा बदल के आ रही है। तो पहले पूछा जाता था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। अब ये भी इसमें बीच में डाल दिया है कि चट्टान को काट कर बनाई गई है वास्तुकला महाबलीपुरम के रथ मंदिर, चोल, होयसल, पल्लव या राष्ट्रकूट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका पल्लव। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था आपके पल्लव राजाओं ने। ठीक है। फिर है यहाँ पे कुछ आपके राजवंश हैं और ये आपके कुछ इनकी राजधानियाँ हैं। ठीक है। हमें इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। चोल, होयसल, पांड्य और राष्ट्रकूट किसका किससे ऑप्शन मिलेगा। तो चोल की राजधानी कहाँ थी, होयसल की कहाँ थी। अगर आपको याद होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, तो होयसल की राजधानी आपके द्वार समुद्र होती है। यानी यहाँ पे बी का 1 हो जाता है। ठीक है। और अब मैं आपको खुद से हम आंसर बना कोड हम तब देखेंगे। ठीक है। ए का हमारे पास नहीं पता है तो मैं बी का पता है। होयसल की राजधानी होती है आपके द्वार समुद्र और पांडे की होती है मदुरै। अगर आपको याद होगी चीज़ें, पांडे की है आपकी मदुरै। अब आपकी बची राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट और चोल, तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिलते हैं। थोड़ा सा हम ऑप्शन खोल लेते हैं। हमें देखना है बी का 1 और सी का 2। बी का 1, यहाँ पे देखते हैं बी का 1, सी का 2। बी का 1, सी का 2, ए का 3, चोल की तंजावुर और राष्ट्रकूट की मालखेड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से हम देखते हैं जो आपका चोल की राजधानी है, चोल की राजधानी है आपके तंजावुर, होयसल की है आपकी द्वार समुद्र, पांड्य की है आपकी मदुरै और राष्ट्रकूट की है आपकी मालखेड़। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एक बार ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, अब सारे बच्चे स्टूडियस हो चुके हैं, ये पैटर्न जो चेंज होके आता है, तो थोड़ा सा आप डीप में जाके भी स्टडी कीजिए। और ये जो आपका दक्षिण भारत के राजवंश है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत के राजवंशों के विषय में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। जब कला एवं संस्कृति की बात आती है तो दक्षिण भारत के राजवंश उसमें पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। ने अन्य की उपेक्षा उद्यान लगाने में अधिक रुचि ली। हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर। तो उद्यान लगाने में रुचि ली थी आपके बाबर ने। ठीक है। यहाँ पे आंसर हमें दिख गया है, बाबर ने उद्यान लगाने में अधिक रुचि ली थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अहमद शाह। तो अगर आपने 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो इसका सही आंसर है आपका बहादुर शाह द्वितीय। ये है आपका अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का आपको अगर आपने मुग़ल साम्राज्य सारे पढ़े हैं, जितने भी थे, ये आपका फ़र्रुखसियर है, लास्ट में आपका औरंगज़ेब होता है, फ़र्रुखसियर आता है, मोहम्मद शाह रंगीला आता है, जहांदार शाह, बहादुर शाह द्वितीय, इस प्रकार के आपने अगर पढ़े हुए तो आप जानते होंगे कि जो मयूर सिंहासन था उसको लूट कर ले गया था नादिर शाह। ठीक है ना। कोहिनूर हुरा और मयूर सिंहासन जो तख्ते ताउस था उसको नादिर शाह जो ईरानी आक्रमणकारी था वह लूट के ले गया था। वह लूट के ले गया था तो उस पर कौन अंतिम किस राजा के शासनकाल में उनको लूट के ले गया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है आपका मोहम्मद शाह। और इस मोहम्मद शाह को बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। और ये बेखबर भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये अपने ही धुन में रहता था, कुछ करता धरता नहीं था। ठीक है। ये बस नाच गाना और आपका जो वो होते हैं जो जिसको हम क्या कहते हैं आपकी भाषा में, मतलब इन्हीं चीज़ों में व्यसन वगैरह में व्यस्त रहता था। तो ये क्या था, ये राजा बहुत बेकार था। नादिर शाह ने आक्रमण किया, ईरानी आक्रमणकारी था नादिर शाह, और वो क्या ले गया, इसके शासनकाल में मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था और कोहिनूर हीरा ले गया था नादिर शाह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके लेखक हैं। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं। मुंतखब उल तवारीख, बादशाह नामा, आलमगीर नामा, मुंतखब उल लुबाब।
तो अब इस प्रकार के जो अभी आपने अगर अपर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो इस प्रकार के जो मुग़ल काल के जो राइटर थे वो पूछे जाने लगे हैं, जिनके विषय में हम कभी सुनते भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाए। तो जो अब्दुल हमीद लाहौरी है, इसके ये हैं लेखक किसके? पातशाह नामा के। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन से शिवाजी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? भूमिकर, चौथ, सरदेशमुखी या तीर्थयात्री कर? तो शिवाजी ने कुछ कर शुरू किए थे, बहुत फेमस कर हैं उनके जो भी हैं। तो इसमें कौन सा शुरू नहीं किया था? भूमिकर, चौथ, सरदेशमुखी या तीर्थयात्री कर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उन्होंने भूमिकर, चौथ, सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी तो विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के ही कर हैं। ठीक है, तो तीर्थयात्री कर को उन्होंने शुरू नहीं किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परवर्ती मुगल सम्राटों का सही कालानुक्रम दर्शाता है? यानी बाद के जो मुगल सम्राट थे, लास्ट के औरंगजेब के बाद जो आते हैं, उनमें कौन सा जो है जो सही उनका कालक्रम दर्शाता है कि किसके बाद कौन सा आया? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह? बहादुर शाह प्रथम, ये आपका प्रथम है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह या फर्रुखसियर? तो चार हैं यहाँ पे नाम, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदार शाह और मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो सही क्रम है वो है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, बहादुर शाह प्रथम इस तरह से था, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है जहांदार शाह, फिर आता है आपका फर्रुखसियर, फिर आता है मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये है इसका सही क्रम। हो सके तो इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिस सोर्स से आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से भी एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम प्रथम या शाह आलम द्वितीय? अब इतना तो मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह द्वितीय तो नहीं था अहमद शाह अब्दाली के। और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर आपको याद है तो जो तृतीय आपका पानीपत का युद्ध होता है वो होता है अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली भारत आता है तो उसमें मुगल सम्राट कौन था, हमको ये देखना है। अब सही आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी शाह आलम प्रथम था जब आपका कौन आक्रमण करता है? अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर ने तो बिल्कुल भी मोती मस्जिद का निर्माण नहीं कराया। तीन ऑप्शन बचते हैं, शेरशाह सूरी, शाहजहां या औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर सी आपके औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के बाद निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करें। फिर कालक्रम का क्वेश्चन आ गया है। आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय। हमें लगाना है इनका सही क्रम। अगर आपने पढ़ा, और लास्ट में आपको बता दूं कि जो मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं तो हमें उनके विषय में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मोस्टली उनके विषय में कालक्रम लगाना ही पूछा जाता है कि किसके बाद कौन आया था। और आप अगर लूसेंट वगैरह बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिस्ट भी दी हुई होगी कि किसके बाद कौन सा राजा आता है। तो सही आंसर एक बार चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और सी ऑप्शन क्या है? 2 3 1 4, 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद आपका 4, यानी सबसे पहले आता है आपका फर्रुखसियर, उसके बाद आपका आता है जहांदार शाह, उसके बाद आपका आता है आलमगीर द्वितीय और उसके बाद आपका आता है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो फर्रुखसियर के बाद आपका जहांदार शाह आता है, फिर आपका आलमगीर द्वितीय और फिर आपका शाह आलम द्वितीय आता है। ये आता है आपके जो औरंगजेब के बाद के मुगल शासक हैं। सबसे पहले आएगा आपका फर्रुखसियर। ठीक है, तो ज़रूर एक बार इन क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। और रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम से पहले भी एक दिन को ज़रूर देखिए, हो सकता है आपके काम 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुकते हैं, पॉइंट 1 से भी रुकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कब एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, तो थोड़ा सा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।
फिर है दिल्ली सल्तनत में परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व कौन करता था। परगना नामक प्रशासनिक इकाई, इसका नेतृत्व कौन करता जब सल्तनत काल चल रहा था दिल्ली में। तो सिकदार, बरीद, एरिज या अमीन। आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत में जो परगना नामक प्रशासनिक इकाई था उसका नेतृत्व करता था आपका अमीन। किसका नेतृत्व करता था आपका ये? परगना नामक प्रशासनिक इकाई का। नंबर 31, राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि थी और उन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, एक मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, इन्होंने इनको क्या किया था? राजा की उपाधि दी थी। और संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार नामक इन्होंने समाचार पत्र जो निकाला था, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। ठीक है, तो ये तीन तो इसके बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजा राममोहन राय के विषय में सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स पुस्तक किसने लिखी। डेविड हरे, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या रामकृष्ण भंडारकर। पुस्तक का नाम क्या है? ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय की पुस्तक है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। फिर से राजा राम मोहन राय आए, और राजा राम मोहन राय इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार चल रहे होते हैं 18वीं सदी में, आपका 19वीं सदी में चल रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आगे जो रहते हैं वो राजा राम मोहन राय रहते हैं। उन्हें भी अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। पहला, ब्रह्मो सभा ने मूर्ति पूजा पर रोक लगा दी और निरर्थक अनुष्ठानों को त्याग दिया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम किया और सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया। पहला ऑप्शन तो सही है कि 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना हुई और उसके बाद क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई, बिल्कुल ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। फिर है सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर के। और जो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी गौ वाला, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम नहीं किया। उन्होंने मेन काम जो किया वो सती प्रथा की समाप्ति का काम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेता ब्रह्म समाज से संबद्ध नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और आत्माराम पांडुरंग। तो राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारत का ब्रह्म समाज, जब ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है तो ब्रह्म समाज का जो भारत का ब्रह्म समाज जो एक भाग इसका, एक जो खंड इसका बन जाता है भाग, उसके जो स्थापना केशव चंद्र सेन। ठीक है, और आपका आत्माराम पांडुरंग आपने सुना होगा, तो आत्माराम पांडुरंग स्थापना करते हैं आपके प्रार्थना समाज से। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग किससे संबंध है? आपके प्रार्थना समाज से। बाकी ये तीनों क्या है? आपके ब्रह्म समाज से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि जब ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है अभी आपको बताएंगे कब होता है। तो उस समय एक भाग जो होता है वो केशव चंद्र सेन के पास होता है। केशव चंद्र सेन के हिम्मत नहीं मिल रहे थे, इसीलिए ब्रह्म समाज का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो विभाजन कब होता है? 1866, 1826, 1843 या 1857? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे तो बताएंगे ब्रह्म समाज का विभाजन होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 1866 में, सन 1866 ईस्वी में। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे है। वर्ष 1866 में जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होगा भारत का ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व करेंगे केशव चंद्र सेन, और दूसरा है आपका आदि ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्म समाज का जब विभाजन होता है तो कौन से दो भाग बनते हैं। एक होता है भारत का ब्रह्म समाज, एक होता है आदि ब्रह्म समाज। भारत का ब्रह्म समाज संभालते हैं केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज का संभालते हैं आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1829, 1817, 1858 या 1853? 1853। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना होती है आपके, चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना होती, कलकत्ता की स्थापना होती है 1817 में। ठीक है, 1817 में इसकी स्थापना होती है। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 20 जनवरी 1817 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जनवरी 1817 को। इसकी स्थापना की थी समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो स्थापना कौन करता है? राजा राम मोहन राय। किसकी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। कब होती है? 20 जनवरी 1817। भारत में सामाजिक सुधारों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान क्या था? पहला है, उन्होंने विधवाओं के विवाह और लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित की, सती प्रथा के उन्मूलन में सहायता की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, या बेहतर जीवन के लिए 100 गाँव को गोद लेकर उन्हें आंध्र प्रदेश से बंगाल स्थानांतरित कर दिया। सती प्रथा का उन्मूलन तो राजा राम मोहन राय से संबंधित है, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी कौन करता है? राजा राम मोहन राय ही करता है। ये दो तो इसके ऑप्शन नहीं है। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। सॉफ्टली क और घ यानी ए और डी। आप जब भी एग्ज़ाम में काम करते हैं ना, सॉल्व कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले एलिमिनेशन होता है एग्ज़ाम में, कि जो हमें आता है, अभी तक हमारा क्वेश्चन कोई रिपीट हो रहा है, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। अब हमने 2 पॉइंट यहाँ पे एलिमिनेट कर दी। अब हमें अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का याद है, तो सबसे ज़्यादा इनका जो काम योगदान था वो था आपका विधवाओं की विवाह और लड़कियों की शिक्षा। तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और 1856 में भारत में क्या आया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया इन्हीं के प्रयासों से। ठीक है, तो ये संबंधित थे आपके विधवाओं के विवाह और लड़कियों की शिक्षा से। ये इनका काम नहीं था कि उन्होंने बेहतर जीवन के लिए 100 गाँव को गोद लेकर आंध्र प्रदेश से बंगाल स्थानांतरित कर दिया, ये भी इनका काम नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना किससे की? अभी मैंने आपको जब पीछे क्वेश्चन करा रहे थे तो बताया था कि प्रार्थना समाज से संबंधित कुछ मैंने कहा था। ठीक है, तो जब भी हम कुछ कहते हैं ना आपको पढ़ाते हुए, तो आप वो चीज़ें भी ज़रा दिमाग में रख लीजिएगा, हो सकता है तो नोट कर लीजिएगा। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोर्सेज कलेक्ट नहीं करते हैं, हो सकता है वो यूट्यूब से ही पढ़ रहे हों। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो हम पढ़ाते हैं तो हम भी ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं, हम भी खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, गलत जानकारी प्रोवाइड कराना हमारा भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इन चीज़ों को नोट कर लिया कीजिए कहीं पे। आपके देखो मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगर आपने हमारा विद डिटेल क्लासेस देखिए तो आपको कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन इन क्लासेस से मिल गए होंगे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी नहीं की थी, आपके हेनरी विजन डरोजियो ने, डेविड हरे नहीं, बल्कि की थी आत्माराम पांडुरंगा। अभी एक क्वेश्चन में आया था, और उसके साथ आपके केशव चंद्र सेन। और तो आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन चीज़, बार बार पूछी जाती है। दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, या मूल शंकर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मूल शंकर तो क्या था, जो हमारे दयानंद सरस्वती था, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ये तो लोक हितवादी नहीं थे। ठीक है, फिर बचते हैं आपके गोपाल हरि देशमुख या महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है आपके लोकहितवादी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर कथन दे दिए। विवेकानंद से संबंधित है। 1893 में शिकागो अमेरिका में अखिल विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। पहली बात। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। दयानंद सरस्वती ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सही क्वेश्चन इसमें क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में होती है, और ये होती है आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। ठीक, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले करती हैं, ज्योतिबा फुले द्वारा होती है। और आपका दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, न कि प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? अभी हमने पढ़ा आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है। ठीक है,
41 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे पास अभी रह गए हैं और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो सब क्वेश्चन आपको इसमें इम्पोर्टेंट ही दिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, आम लोगों को आर्थिक राहत, नमक कानून का निरसन या सरकार की शक्तियों में कटौती। आपको मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी महात्मा दांडी मार्च और ये नमक सत्याग्रह विषय पढ़ाया होगा, क्वेश्चन करवाए होंगे, तो सभी जानते होंगे जो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था आपका नमक कानून हटाना, ठीक है। और इन्होंने नमक कानून को कैसे हटाया? नमक बनाकर, ठीक है। जब पिंडारियों का आक्रमण होता है भारत में, तो जब पिंडारियों ने बड़े पैमाने पर लूटपाट करके मध्य भारत में उत्पात मचाया था, तब उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो पिंडारियों के दमन से संबंधित एक बहुत ही फेमस आपका गवर्नर जनरल था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पिंडारी दमन से संबंधित है आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, पिंडारियों का दमन। फिर है कौन सा नेता होम रूल लीग से जुड़ा था? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमने उससे टाइपिंग मिस्टेक है। एक है आपका बीजी तिलक, दूसरा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे या मोहनदास करमचंद गांधी। होम रूल लीग की बात जब आती है तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, ठीक है। एक तो इससे संबंधित होते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, दूसरा आपका इससे संबंधित होता है एनी बेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नाम कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो बाल गंगाधर तिलक दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे एनी बेसेंट नहीं है, तो होम रूल लीग से जुड़ा नेता अकेला हो जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी, ये तीनों के तीनों होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। तो मेन कौन सा आंसर है? बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पे कुछ कथन और कारण के क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, हमने एक मॉडल पेपर टाइप आपके लिए आज प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलिए, क्या है? विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को लिया गया था। ये आपका अभिकथन ए है, कथन है। कारण क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक भारत में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। तो विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया, और कारण क्या है इसमें कि विलियम बेंटिक भारत में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। अब यहाँ पे कोड दिए गए हैं, कोड क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी ये जो आपका ये कथन है और ये कारण है, ये दोनों सही है, और जो कारण आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी करी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को लिया गया, बिल्कुल लिया गया। कारण क्या था कि विलियम बेंटिक भारत में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में क्या है? दोनों कथन सत्य भी है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए, फिर एक कथन और लिया है। कथन है 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रणजीत सिंह कंपनी की मदद से, कारण है रणजीत सिंह कंपनी की मदद से साम्राज्य का दायरा बढ़ाना चाहते थे। तो क्या कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए यानी जो 25 अप्रैल 1809 है, इसको रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन रणजीत सिंह कंपनी की मदद से अपने साम्राज्य का दायरा बढ़ाना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत है। कारण इसमें गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे अमृतसर की संधि के साथ। तो हुआ क्या? अमृतसर की संधि भी आपकी 25 अप्रैल 1809 को पंजाब के सिख राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मैडकॉफ के बीच पूछ लिया जाए कि अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके मध्य होती है? तो ये होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मैडकॉफ के बीच में, होती है सन 1809 में। अब इस संधि के विषय में क्या थोड़ा देख लेते हैं, जो इन्होंने कारण बताया है वो कारण आखिर क्यों नहीं। इस संधि के तहत सतलज नदी को पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा तय की गई। तो इन्होंने बोला जो सतलज नदी होगी वह पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा होगी। इस संधि के बाद रणजीत सिंह ने सतलज तक राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को स्वीकार कर लिया।
ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सतलज नदी तक क्या हो जाएगी, जो पंजाब राज्य है उसकी पूर्वी सीमा होगी। इस संधि के मुताबिक अंग्रेजों को लुधियाना, फिरोजपुर और फिल्लौर में अपने सैन्य स्टेशन बनाए रखने की अनुमति दी गई। इस संधि के मुताबिक अंग्रेजों को लुधियाना, फिरोजपुर और फिल्लौर में अपने सैन्य स्टेशन बनाए रखने की अनुमति दी गई। इस संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो आपका अमृतसर की संधि थी उसने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की थी और इस संधि के मुताबिक दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा अब नहीं करनी थी। तो 3-4 बातें अमृतसर की संधि की मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो कारण था वो कारण यह था कि यह दिया गया था कि वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। तो बिल्कुल भी रणजीत सिंह ऐसे राजा नहीं थे। इन चीज़ों पर आपके रणजीत सिंह और अंग्रेजों की संधि भी थी। चाहे तो इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है अभिकथन ए, साइमन कमीशन की घोषणा से भारतीयों में व्यापक आक्रोश फैल गया। ये कथन है। कारण, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी दलों की राय की अवहेलना करते हुए जानबूझकर एक अखिल ब्रिटिश आयोग नियुक्त करने का फैसला लिया। तो भारत में साइमन कमीशन की जो घोषणा होती है उसके बाद भारतीयों में आक्रोश फैल जाता है। तो क्या इसका कारण ये है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो सभी दल थे उनकी राय को नहीं माना और जानबूझकर एक अखिल भारतीय ब्रिटिश आयोग नियुक्त करने का फैसला लिया। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। यानी जो कथन है कि साइमन कमीशन की घोषणा से भारतीयों में व्यापक आक्रोश फैल गया, कथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी दलों की राय की अवहेलना करते हुए जानबूझकर एक अखिल ब्रिटिश आयोग नियुक्त करने का फैसला लिया। अखिल ब्रिटिश आयोग। और पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया कि साइमन कमीशन को लेके भारतीयों ने विरोध क्यों किया, तो इसीलिए किया क्योंकि एक अखिल ब्रिटिश आयोग था। इसमें कोई भी सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। इसने भारत में सभी दलों की राय नहीं ली, भारत में किसी भी दल की राय नहीं ली, सभी दलों की राय की अवहेलना की। इसमें सभी सदस्य कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, अखिल ब्रिटिश आयोग था, इसीलिए भारतीयों में व्यापक आक्रोश फैल गया। तो देखें आप कि जो छोटी सी एक भाषा है कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसको इस लाइन में कितने विस्तार से लिखा गया है। ठीक है। तो कथन कारण के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम, अगर आप लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेता 1820 से 32 में खासी विद्रोह से जुड़े थे? तिरुत सिंह और बारमाणिक, शंभू सिंह, सिद्धू और कानू और वीर मणिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका 1820 से 32 में खासी विद्रोह से जुड़े हुए थे आपके सिद्धू और कानू। ठीक है। टीपू और कार्नवालिस के बीच हस्ताक्षरित श्रीरंगपट्टनम की संधि के प्रावधान से संबंधित कथनों पर विचार किए। अब टीपू और कार्नवालिस के बीच होती है तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध, जब होता है तो होता है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो टीपू की इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है उसमें क्या है चीज़ें देखते हैं। टीपू के लगभग आधे क्षेत्र का समर्पण, जिसे अंग्रेज़ों, निजाम और मराठों के बीच साझा किया जाना था, क्या उसमें संधि में था। टीपू द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान, श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश रेजिडेंसी की तैनाती और टीपू द्वारा अपने 2 बेटों को बंधक बनाकर ब्रिटिश शिविर में भेजना। अब हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। 1 और 2, 1, 2 और 4, 1 और 3 और 1, 3 और 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। यानी जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तो उसके बाद क्या होता है, टीपू के लगभग आधे क्षेत्र का समर्पण, जिसे अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठों के बीच साझा किया जाना था। टीपू का आधा क्षेत्र किसको दिया गया? अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठों को। और दूसरा है श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। तो ये 2 चीज़ें भी आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि में। ठीक है।
ये नहीं हुआ कि 3 करोड़ रुपए का भुगतान और बेटों को बंधक बनाकर ब्रिटिश सेवा में भेजना, ये बिल्कुल भी नहीं है श्रीरंगपट्टनम की संधि के हिसाब से। 2 क्वेश्चन और है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है? ये आपका जो ये चार्टर अधिनियम वगैरह जो और भारत शासन अधिनियम वगैरह पार्ट है, ये आपके पॉलिटी की जब स्टार्टिंग होती है ना, भारत का जो संविधान के स्रोत टाइप से होता है, भारतीय संविधान की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ भी हम इसे पढ़ते हैं, ठीक। और हिस्ट्री में भी ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये दोनों जगह कॉमन हो जाता है। तो 1833 का जब चार्टर अधिनियम आता है तो उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं संबंधित है? इसमें एक कथन पहला है, कंपनी को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार की अनुमति दी गई, पहला। दूसरा है, कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त करना, कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया, और कंपनी को चाय का व्यापार और चीन के साथ 10 वर्षों के लिए व्यापार पर एकाधिकार की अनुमति दी गई। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या होता है, कंपनी का जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार था, जो एकाधिकार था, वो समाप्त कर दिया जाता है आपका 1833 के चार्टर अधिनियम से। और 1813 के चार्टर अधिनियम में सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन कंपनी का जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार था उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये आपका 1813 के चार्टर में होता है, लेकिन 33 में ये अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस प्रकार हमारी हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवाल। हो सकता है क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया और आपने बहुत बार पढ़ा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको करवाते हैं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल होता है उसका लॉर्ड इरविन, और इसी के साथ होता है आपका एक गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में, ठीक है। उसी के तहत गांधी आपके तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, तो वहाँ से भी जब संतुष्ट नहीं मिलते तो फिर से वो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो ये सब कब होता है आपका? लॉर्ड इरविन जब आपका गवर्नर जनरल होता है। और ये आपके 1929-30 से लेकर के 1929-30 से लेकर के 1932 तक की बात हो जाती है। तो 30, 31 और 32 में आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं आपके गांधी जी, ठीक है। ये तो सारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बातें हैं। और आपका जो नमक कानून जो तोड़ा जाता है वो भी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए, और ये आपके पिछले 150 क्वेश्चन के साथ मिल करके आज आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिस्ट्री के। अगर हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड करें तो ये आपके 300 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी भी विद एक्सप्लेनेशन चलेगा, ठीक है। तो लगभग 200 क्वेश्चन कोशिश रहेगी आपकी हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी हो जाए। जो बच्चे लेक्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो हो सकता है कि ये क्लासेस दोबारा रिपीट हो, लेकिन जो बच्चे अभी डीएलएड का एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए हमारी कोशिश होगी कि हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके आपको जब भी टाइम मिलेगा एक मैराथन टाइप की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ।